Hey everyone, welcome to CLAT Point and let's start आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, एलेट, एनएलसेट या कोई और लॉ एंट्रेंस टेस्ट तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप या वेबसाइट का लिंक है। आप इसको जाइए, चेक करिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन कोर्सेज के बारे में तो हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन बाय आर बुक्स, यू कैन बाय आर मॉक्स, यू कैन बाय आर कोर्सेज, एवरीथिंग इज देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है मणिपुर से। बीजेपी स्काउट्स फॉर न्यू सीएम इन मणिपुर आफ्टर बीरेन्स एग्जिट। तो अब ये एग्जिट बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। देखो बेसिकली हुआ तो यही है कि इनको हटाया गया है, तो वो वाली ये मामला है। लेकिन अब नया तो बंदा ढूंढना पड़ेगा, तो वो है। बट द थिंग इज कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ठीक है। मतलब देश दुनिया में क्या चल रहा है, इसलिए मैं ऐसी न्यूज यहाँ पे कवर कर देता हूँ कभी कभी। फिर है वाई डिड नॉट गवर्नर इन्फॉर्म तमिलनाडु अबाउट हिज ऑब्जेक्शन टू बिल सुप्रीम कोर्ट। देखो होता क्या है, होता यह है कि गवर्नर आप देखना जहां जहां पे जो सेंटर में सरकार है उसके अगेंस्ट में जहां जहां पे सरकारें होंगी वहां पे सरकार एंड गवर्नर के बीच में पंगा चलता रहता है। जैसे आप दिल्ली का देख रहे थे, वेस्ट बंगाल का देख रहे थे, तमिलनाडु का देख रहे थे। क्योंकि गवर्नर अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो गवर्नर्स होते हैं वो लॉयल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब इस वजह से ये होता है कि बहुत दिक्कतें होती हैं। अब तमिलनाडु में ये इशू बहुत पहले से चला आ रहा है, मतलब वहां पे जब से अभी एनडीए की सरकार है तब से ये चीज देखने को मिलती है। तो अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर से ये पूछा कि भैया आप सरकार के बिलों को आपके पास ला, जैसे क्या होता है बिल पास होने के लिए वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, मैटर साइन करने के लिए गवर्नर के पास आता है। पर अब जब तक साइन नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा ना, फाइनल नहीं हो पाएगा। तो गवर्नर क्या कर रहे हैं, उस बिल को साइन भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे, अपने पास रखे हुए हैं। तो ये एक सॉफ्ट तरीका है कि कोई भी बिल पास ना हो उसको रोकने का। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दिस इज दिस न्यूज। इसके बाद चाइनाज लेट डाउन कंडीशन फॉर दलाई लामास तिब्बत रिटर्न। देखो एक चीज आपको मैं पहले इस आर्टिकल को समझाने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री कंटेक्स्ट समझाता हूँ। तिब्बत में ना देखो, पहले तिब्बत भारत का पड़ोसी देश था, एक अलग सा देश था, नेहरू जी के समय के आसपास की बात है। लेकिन हुआ क्या कि जब चाइना ने एनेक्स किया तिब्बत को, उस समय दलाई लामा जो है वहां से स्किप करके एस्केप करके इंडिया में आ गए, इंडिया ने इनको शरण दे दी। लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि भारत के पास ये ऑप्शन था, वो चाहता तो तिब्बत को उस समय चाइना से इंडिपेंडेंट करा सकता था, क्योंकि यूएन में ये मैटर उठा हुआ था। लेकिन नेहरू जी ने चाइना का फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए आप कह सकते हो कि उन्होंने इस पे कहा कि भाई ये इनका आपसी मामला है एंड वी आर नॉट कोई भी जो इसमें इन्वॉल्व हो। जबकि भारत पड़ोसी देश था, अगर भारत स्टैंड लेता तो फिर यूएन इस पे इंटरफेयर कर देता। अब हुआ क्या, 1962 का फिर इंडो चीन चाइना का वॉर भी हुआ, ये उससे पहले की घटना है। मेरा पॉइंट ये है कि 1962 में फिर इंडिया चाइना का वॉर हो गया, और नेहरू जी तो फ्रेंडशिप की कोशिश कर रहे थे चाइना से। चाइना ने भारत की तरफ पूरा वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, भारत उसमें हार भी गया। चाइना भारत के आसाम में एक गांव है, वहां तक उनकी सेना आ चुकी थी। तो ये इंडिया की एक मिस्टेक है, जिसमें 1959 में उस समय की जो गवर्नमेंट है उनकी मिस्टेक है कि तिब्बत जो है वो कैप्चर कर लिया गया चाइना के द्वारा। अब आप बोलोगे सर हमारा क्या जा रहा है। देखो यार, अगर आप भारत का मैप देखोगे तो चाइना और इंडिया इतना बॉर्डर आपस में शेयर नहीं करते थे। तिब्बत था बीच में एज ए बफर स्टेट। लेकिन अब तिब्बत क्योंकि चाइना के कंट्रोल में है, तो फिर आप समझ रहे हो बॉर्डर बिल्कुल शेयर हो गया। तो उस समय दलाई लामा जो है भारत भाग के आए थे और इनको भारत में शरण दी गई थी। अब एक और चीज है, दलाई लामा कौन है। तो अभी फिलहाल दलाई लामा ये हैं, लेकिन दलाई लामा किसी पर्सन का नाम नहीं है, इट्स अ नेम ऑफ अ पोस्ट। जैसे कि पोप होते हैं ना, वैसे ही दलाई लामा भी एक पोस्ट होती है। इसमें इनके बाद कोई नेक्स्ट आएगा, फिर कल को कोई और नेक्स्ट आएगा। तो दिस इज हाउ दलाई लामा पोस्ट इज। जो दलाई लामा नेक्स्ट बनता है ना, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कौन बनेगा, बट अभी उसको सबसे छुपा के रखा जाता है। छुपा के रखा गया है क्योंकि चाइना कहीं उनको अटैक ना करा दे। उसको ना स्काई लामा बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब कोई बच्चा होता है तब उसको चुन लिया जाता है कि ही विल बी द नेक्स्ट दलाई लामा, और उसको फिर स्काई लामा के नाम से जानते हैं। लेकिन फिलहाल ये चीज छुपा रखी है क्योंकि चाइना उसको ढूंढ रहा है कि नेक्स्ट लीडर कोई बन ना पाए। तो वो वाली चीज है। अब चाइना यहाँ पे न्यूज क्या है, चाइना ने कुछ कंडीशंस रखी हैं कि हम तिब्बत में दलाई लामा को रिटर्न करने देंगे, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं, इस कंडीशंस को इनको पालन करना पड़ेगा। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया दैट इज ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो नक्सलिज्म बहुत ज्यादा न्यूज में है, अभी करंट कंटेक्स्ट भी है इसका, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, और इसको डिटेल में भी हम कवर करते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलिमिनेट किया है 31 नक्सलाइट इन बीजापुर
छत्तीसगढ़, मार्किंग अ मेजर सक्सेस इन गवर्नमेंट मिशन टू मेक इंडिया नक्सल फ्री बाय मार्च 31, 2026। तो ये अभी की ही न्यूज है और ये कॉन्टेक्स्ट है। अब इससे हमें नक्सलिज्म को समझना है, नक्सलिज्म कैसे आया ये समझना है, सारी चीजें देखनी है। ठीक, पहले आप इस मैप को देखो। तो ये जो आपको इस साइड का हमारे भारत का जो साउथ साउथ नहीं बोलेंगे इसे यार, इसे ईस्ट वाला साइड बोलेंगे। तो ये जो आपको साइड दिख रहा है ना, यहाँ पे नक्सलिज्म ज्यादा था एक जमाने में, तो बहुत ज्यादा था, ये सभी रेड था। लेकिन अब ये धीरे धीरे कम हो गया है। तो जैसे कि हाईली अफेक्टेड एरियाज में आप ये रेड वाला देख सकते हो, छत्तीसगढ़, झारखंड। मॉडरेटली अफेक्टेड में आप ये ऑरेंज वाला देख सकते हो, लीस्ट अफेक्टेड में येलो वाला देख सकते हो। एंड न्यू एरियाज ऑफ माइस्ट एक्सपेंशन जो अभी देखने को मिल रहे हैं वो ये है, जो आपको मणिपुर एंड आसाम वाले साइड में दिख रहा है। ठीक, ये न्यू क्यों? क्योंकि देखो इन एरियाज में आप सोचोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो दो कारण है। पहला ये कि यार इन एरियाज में ना जो डेवलपमेंट आप इन एरियाज में देखते हो भारत के, वो इधर नहीं पहुंच पाया है कुछ कुछ जगहों पे, जिसकी वजह से वहां के लोग बेसिक चीजों से वंचित हैं। प्लस वहां पे अब उनको इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो डेवलपमेंट चाहते भी नहीं, दे डोंट वांट कि रोड बने, दे डोंट वांट कि कोई चीज हो पाए। तो ये है, थोड़ा सा को समझते हैं। जो नक्सलिज्म टर्म है ना, ये डिराइव करी गई थी एक विलेज से जिसका नाम था नक्सलबारी, वेस्ट बंगाल। यहाँ से ओरिजिनली एक रिबेलियन शुरू हुआ था और उसके वजह से नक्सलिज्म पूरा का पूरा मूवमेंट क्रिएट हुआ। रिबेलियन क्या हुआ था, लोकल लैंडलॉर्ड से, जो उस समय के किसान थे वो बहुत परेशान थे लैंड डिस्प्यूट को लेके। तो वहां से रिबेलियन शुरू हुआ उनके सप्रेशन एंड इनके अगेंस्ट में। एंड 1967 में ये रिबेलियन इनिशिएट किया गया, जिसमें ये था कि जो लैंड है इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। देखो पहले क्या होता था, जो जमींदार लोग होते थे ना वो सारी जमीनें वो ही रखते थे, और ये जो किसानों सानों को जबरदस्ती काम करा के थोड़ी बहुत जमीनें दी जाती थी। तो यहां से आप देख सकते हो कि रिबेलियन शुरू हुआ, जिसमें मांग ये करी गई कि राइटफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा। जो मजदूर वहां पे पीजेंट जो है काम कर रहे हैं, और ये स्टार्ट किया गया था कानू सान्याल एंड जगन संथल के लीडरशिप में। तो कानू सान्याल को जो है ना, ये बोला जाता है कि नक्सलिज्म को स्टार्ट करने वाले लीडर जो हैं वो यही थे। वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ, फिर ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ अक्रॉस द ईस्टर्न इंडिया एंड इन लेस डेवलप्ड एरियाज ऑफ स्टेट सच एज छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश में भी था ये, अभी कम हो मतलब खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा था। नक्सल सपोर्ट्स माइस्ट पॉलिटिकल सेंटीमेंट। अब माइस्ट पॉलिटिकल सेंटीमेंट क्या है? माओ जोडोंग करके एक इंसान थे जिनको माओ जेडोंग भी बोलते हैं, माओ तेसे तुंग भी बोलते हैं। इनके एक आइडियोलॉजी थी जिसको हम बेसिकली, माओइज्म इज फॉर्म ऑफ ए कम्युनिज्म डेवलप्ड बाय माओ तेसे तुंग। तो ये माओइज्म की थ्योरी क्या होती है? इसकी थ्योरी ये होती है कि भाई आप जो है स्टेट को कैप्चर कर लो थ्रू पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, आर्म्ड इंसर्जेंसी, मास मोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। बेसिकली इनका बेसिक मतलब ये है कि भाई ये जो नक्सलिज्म है इसको फैलाओ और इससे पावरफुली ये सब चीजें करके आप कंट्रोल में ले लो स्टेट को। बेसिकली ये उन एरियाज के लीडर बनना चाहते हैं। मतलब ये नहीं, जो नक्सलाइट्स हैं ये क्या चाह रहे हैं, बेसिकली ये चाह रहे हैं कि ये एरिया इनके अंडर में हो, ये चलाएं इसको, सरकार ना चलाए। इसीलिए तो इनकी आर्मी से पंगे होते रहते हैं, आर्मी को हमारे तंग करते रहते हैं, क्योंकि दे वांट कि भैया हम चलाएंगे, आप ना आइए, आप कौन होते हैं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट या वो वाली आइडियोलॉजी जो है वो इन ये लोग फॉलो करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या नीड है, क्यों बाकी भारत की तरह क्यों नहीं रह रहे हैं? तो देखो पहली चीज ये कि जो आप एरियाज देख रहे हो ना भारत के, ये बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो कि जंगल वाले एरियाज हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जंगल, मतलब काफी संख्याओं में जंगल था, काफी लंबे लंबे जंगल थे। तो ऐसी जगहों पे आदिवासी काफी रहते थे। फिर क्या आया, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980 का, जिसमें बहुत सारी चीजों वहां पे काट मतलब जंगल काटने जाने लगा, डेवलपमेंट होने लगा। तो जो ट्राइबल्स वहां पे रहते थे वो लोग इससे काफी नाराज थे और उनको उनकी जगह जाने लगी। तो फिर वहां से एक डिसकंटेंट क्रिएट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ इन्हीं वजह से। फिर दूसरा ये है कि देखो उस एरिया में मैंने बोला आपको कि पोवर्टी बहुत है, आज भी वहां पे बहुत सारे लोग नक्सलिज्म को ज्वाइन क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि भाई वहां पे गरीबी बहुत है। तो जो ये माओइस्ट विचारधारा के लोग हैं ना, ये इनको पैसा देते हैं कि भैया तुम हमारे साथ रहोगे तो हम मंथली इतना पैसा देंगे। तो वहां के लोगों को तो बेसिकली अपना खर्चा पानी से मतलब है ना। तो इसीलिए फिर बहुत सारे लोग इसलिए भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत गैप है हमारे देश के, तो ये है। दूसरा कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने वहां पे कोशिश नहीं करी, करी है लेकिन कम करी है। अगर आपने न्यूटन मूवी देखी हो तो न्यूटन मूवी पूरा नक्सलिज्म को बहुत अच्छे से दर्शाती है। तो इस तरीके की चीजें हैं बेसिकली वहां पे, मतलब जो बेसिक एम्यूनिटीज है ना वो नहीं है अवेलेबल, वो वहां तक पहुंच नहीं पाई हैं।
और ऐसा नहीं होता है कि मतलब सारी गलती इन्हीं की है, नक्सलाइट्स की गलती, सरकार की भी गलती है कि उस लेवल पे वो लोग ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। बट देर इज दिस थिंग ऑल्सो कि सरकार, देखो कोई भी चीज डेवलपमेंट के लिए सबसे बेसिक चीज होती है रोड बनाना। और अभी रिसेंटली मैं एक आर्मी ऑफिसर का बातचीत कर रहा था, तो मेरे को उनकी पोस्टिंग हुई थी नक्सलिज्म एरिया में। तो उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे उन्होंने बताया कि रोड बनती है उससे पहले उसको वो आईईडी से उड़ा देते हैं। मतलब वो जो रोड है, डेवलपमेंट का रास्ता रोड से ही है, तो वो रोड ही नहीं बनने देते। वहां के जो नक्सलाइट्स हैं वो चाहते ही नहीं है कि रोड बने, वो चाहते ही नहीं कि उनके एरिया में कोई घुस पाए। तो ये चीजें हैं। देखिए, एक ऑपरेशन ग्रीन हंट सरकार ने चलाया था 2010 में, जिसमें कोशिशें करी गई थी कि नक्सलिज्म के जो एरियाज है हमारे देश में कम किए जाएं। तो अराउंड 2010 देयर वाज 223 डिस्ट्रिक्ट्स, जो आज की डेट में 90 या शायद इससे भी कम हो चुके हैं अब तो ये नक्सलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड दिस इज अबाउट नक्सलिज्म। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अभी कंटेक्स्ट क्या है मैंने आपको बताया। नक्सलबारी वेस्ट बंगाल से ये शुरू हुआ, मैंने आपको बताया कानू सान्याल को इसका लीडर माना जाता है, जिनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये शुरू हुआ था एक बेसिक लड़ाई भूमिदारों के से अगेंस्ट में, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल इक्वल बांटने के लिए। फिर वहां से चीजें बढ़ती गई। फिर नक्सलिज्म के इन लोगों का धीरे धीरे माओइस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट से कनेक्शन हो गया, जो कि माओ जेडोंग के द्वारा दिया गया था, जिसमें आर्म कॉन्फ्लिक्ट का सहारा दिया गया था। तो वो एक चीज है। आपने ना अभी एक टर्म और सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं अर्बन नक्सलिज्म। वो क्या होता है? देखो, अर्बन नक्सलिज्म क्या है, आपने बहुत सारे जेएनयू के प्रोफेसर्स को आज की डेट में जेल में देखा हुआ है, और बोला जाता है कि ये लोग जो हैं ये अर्बन नक्सलाइट्स हैं। प्लस उनको इन्हीं कारण, इन्हीं सब आरोपों के वजह से जो है जेल में रखा हुआ है। तो अर्बन नक्सलिज्म इज बेसिकली जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो नक्सलिज्म को सॉफ्ट पावर से प्रमोट करते हैं, मतलब एजुकेशन में प्रमोट कर रहे हैं कहीं बैठ के, प्लस कहीं कहीं फंडिंग करने की जरूरत है या कहीं इनडायरेक्टली हेल्प करने की जरूरत है, तो वो कर रहे हैं। तो उनको हम अर्बन नक्सलाइट्स बोलते हैं। और देखो, जो ये अर्बन नक्सलाइट्स है ना, ये खुद तो अपने बच्चों को फॉरेन देश में पढ़ाते हैं, बाहर जगहों पे पढ़ाते हैं, और जो नक्सलाइट्स एरिया हैं इनके लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। आप बोलोगे सर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो, कुछ लोगों का तो दिमाग ही उस तरीके से चलता है, कम्युनिस्ट विचारधारा। जैसे आप जेएनयू में जाएंगे तो वहां पे आपको कम्युनिस्ट विचारधारा के काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। आप वहां के दीवारों पे देख सकते हैं, वहां की चीजों पे देख सकते हैं। और इसके पीछे कारण ये था कि जेएनयू में पहले एक समय में सिर्फ इस तरीके के टीचर्स या इस तरीके की फैकल्टीज बहुत थी जो कम्युनिस्ट विचारधारा की थी। धीरे धीरे वो चीजें चेंज करी गई हैं। अब जब मतलब नए नए प्रोफेसर थे या ये सब लोग वहां पे आ रहे हैं, तो अब चीजें चेंज हो रही है। लेकिन जब कोई सिस्टम इतना पुराना कॉलेज है और वहां पे जब इतनी विचारधारा वैसे ही पनपा दी गई होगी, कोई खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी विचारधारा खराब है, ये चीजें खराब है, नक्सलिज्म एंड ऑल। हम विचारधाराओं को किसी के खराब नहीं बोल सकते, लेकिन द थिंग इज कि वो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, तो उतना नहीं होना चाहिए। तो अब धीरे धीरे वहां चेंज आ रहा है। तो बात करते हैं अगर हम नक्सलिज्म की, तो नक्सलिज्म में मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें हैं। अर्बन नक्सलिज्म बताया, एक रीजन अर्बन नक्सलिज्म का मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं माइंडसेट वैसा रहता है। दूसरा ये भी बोला जाता है कि बाहरी कंट्रीज से इन लोगों को फंडिंग मिलती है, किस तरीके की चीजें करो, तो वो भी एक चीज रहती है। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। Thank you so much for listening, watching this session. Don't forget to subscribe us. Jai Hind, Jai Bharat.